यस सर। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम कौन से चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, आप बताएंगे? बताइए मैम। हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब होता है वैल्यू को कंप्यूट करना। चलिए कुछ पेन पहले चेंज कर लेते हैं, और मैं भी आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी वॉइस आ रही होगी, पर मैं उस वॉइस का कुछ नहीं कर सकती। शादियों का सीज़न आ चुका है, उसी का वॉइस है, ठीक है। तो आप क्या पढ़ने वाले हैं? वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि ये क्या है, सब समझाना, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और फिर मैंने आपको बोला कि ये मैंने हटा दिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया ये। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ क्या आएगा, आप बोलेंगे मैम यहाँ टेक्स्ट आएगा। तो बस ऐसे ही करके हम अपना पूरा चैप्टर स्मूथली रिवाइज कर लेंगे। और मेरी बात ट्रस्ट करिए मुझ पर, आपको ये बात पक्की याद रहेगी कि आपने यहाँ टेक्स्ट लिखा था। तो जितने भी कीवर्ड्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, जितने भी नंबर्स है, जो भी हमारे पास होगा, जिसको हमारे माइंड में सेट करना होगा, वो इसी टेक्निक से सेट होगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रीज़न फर्स्ट। आप जब मुझसे पूछते हैं कि हम आपके चैनल को क्यों प्रेफर करें, तो उसका पहला रीज़न ये है कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के थ्रू फिल करना होगा जो भी मैं आपसे पूछूंगी। सेकेंड इज़ आपको ICAI के मॉड्यूल के साथ बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप अपने टीचर का मॉड्यूल भी कर रहे हैं और अगर आप इस तरीके से मेरे साथ चलेंगे तो आपको ICAI के मॉड्यूल से भी कंफर्ट आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस कभी कभार क्या होता है कि जब हम अपने टीचर का मॉड्यूल लेते हैं तो हमें ICAI के मॉड्यूल से चेक करने के लिए भी बहुत वो होता है कि नहीं कोई चीज़ें चेंज हुई या नहीं। तो आपको यहाँ पर पता भी लग जाएगा कि अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है या कोई चेंजेस हुए हैं तो, ठीक है। जनरली ये जो है वो लेटेस्ट मॉड्यूल है, ओके। तो अब लेटेस्ट कब का है मैम? तो ये जो है वो May 22 और ऑनवर्ड का मॉड्यूल है। क्लियर इट? यस सर। सबसे पहले अपन आते हैं इंट्रोडक्शन पे। और एक और चीज़, हाँ, फिर आप कहेंगे कि मैम अगर इसमें कोई, आप जो रिकॉर्ड कर रहे हो वो नवंबर में कर रहे हो, तो इसमें कोई अमेंडमेंट रहा तो मैं आपको नवंबर 22 तक के तो अमेंडमेंट सारे कवर करवा ही रही हूँ, तो डोंट वरी, है ना। तब तो और बढ़िया हो गया। चलो, तब तो हमारे लिए अभी वीडियो देखना बहुत स्मूथ और ईजी हो गया। यस सर। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस इन्होंने दे रखी है जिसमें हमें कौन सी डेफिनेशन जानने की ज़रूरत है। तो सर हमारे लिए ये डेफिनेशन सबसे ज़्यादा काम की है। सबसे ज़्यादा काम की क्या है ये डेफिनेशन? ना ऊपर देखोगे ना नीचे, सिर्फ इस डेफिनेशन को देखोगे। क्या बोलती है ये डेफिनेशन? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या बोलता है? कंसीडरेशन का मतलब पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर दी सप्लाई। पेमेंट इन मनी कंसीडरेशन का मतलब होता है या तो मनी में पेमेंट करना या अदरवाइज फॉर दी सप्लाई, यानी कि किसी और तरीके से। किसके लिए? फॉर दी सप्लाई मतलब सप्लाई के लिए, ठीक है। यस, ये रामू काका है और ये आपकी शॉप है। रामू काका आपकी शॉप पर शॉपिंग करने आए, आपने उन्हें क्या दिया? गुड्स दिया। रामू काका ने आपको क्या दिया? पैसा दिया, मनी दी। हो सकता है कि रामू काका जो है वो आपको पैसा ना दे और रामू काका कहे कि ये लीजिए, ये जो मेरा ब्रेसलेट है ना, ये ब्रेसलेट ले लीजिए, और आपने बोला ठीक है, कंसिडरेशन के रूप में आपने उनका सोने का ब्रेसलेट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अब आता है डिपॉजिट टू बी कंसिडर एज पेमेंट। डिपॉजिट टू बी कंसिडर एज पेमेंट का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट टू बी कंसिडर एज ए पेमेंट का मतलब होता है कि रामू काका ने क्या बोला? डिपॉजिट दिया। डिपॉजिट देने का मतलब होता है कि मैं आपको आज क्या करता हूँ, 5 लाख रुपए डिपॉजिट देता हूँ और आप मुझे धीरे धीरे क्या करेंगे? सप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से ओनली व्हेन द सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर दी सप्लाई। अब मैंने आपको क्या बोला? आप धीरे धीरे सप्लाई करेंगे, तो क्या होगा ना, वो 5 लाख से कटता रहेगा। नहीं समझे? रामू काका ने बोला ये शॉपकीपर को कि मैं आपको 5 लाख रुपए आज देता हूँ, एज ए डिपॉजिट रख लो, और धीरे धीरे आप मुझे क्या करोगे? 5 लाख का जो गुड्स है वो सेंड करते रहोगे और 5 लाख में से काट दोगे। तो मान लीजिए ये शॉपकीपर हर महीने 1-1 लाख रुपए का माल जो है वो बेचता है और 5 लाख रुपए खत्म हो गए। तो जब 5 लाख रुपए को आपने कंसिडरेशन मान लिया है, ठीक है, उस डिपॉजिट को, तो आप इसे कंसिडरेशन मानेंगे बाय रिसीट और एनी अदर पर्सन, या तो सॉरी रिसिपिएंट, या तो रिसिपिएंट से रिसीव हुआ। किससे रिसीव हुआ? रिसिपिएंट से। ऑब्वियसली रामू काका ही तो रिसिपिएंट है ना, या तो रिसिपिएंट से या फिर कोई अदर पर्सन। मोस्ट ऑफ द टाइम रिसिपिएंट से ही होता है, क्योंकि देखो गुड्स ये ले रहा है तो पैसा भी तो यही देगा ना, ठीक है। एक्सक्लूडिंग सब्सिडरी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंसिडरेशन कहता है कि अगर कोई सब्सिडरी आती है, किससे आती है?
सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से क्या आती है, कोई सब्सिडरी, कोई सब्सिडरी, पक्की बात है? यस सर। अब आता है फैमिली मीन्स क्या होता है। फैमिली मीन्स क्या होता है, ये डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन गुड्स की यहाँ पर आकर मार्केट वैल्यू नहीं। गुड्स की डेफिनेशन का अच्छा सा चार्ट है ना यार, रुकिए, गुड्स की डेफिनेशन का एक अच्छा सा चार्ट है। वैल्यू ऑफ सप्लाई पर आ गई है। किधर है, किधर है, क्या करें, अपन भी उधर से ही पढ़ लेते हैं, काम करते हैं। किधर तो थी, अभी मिल नहीं रही। नहीं दिख रही ना, क्या करे, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना। हो गया 1 सेकेंड, नहीं 2 सेकेंड मोर, हो गया ऐसा। अरे रुको 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी, रुको, चलो कोई नहीं, यही से करते हैं, चार्ट तो मिल नहीं रहा। हाँ, गुड्स की डेफिनेशन चाहिए और सप्लाई की डेफिनेशन, सर्विसेज की डेफिनेशन चाहिए। गुड्स का था, अभी मैंने देखा ना, अरे यार मैं जस्ट देख के गई। यस सर, गुड्स का मतलब क्या होता है, हम खुद इसको बनाते हैं। गुड्स मीन्स कुछ चीज़ें हम हाइड कर दें, फिर आप बताना। बताओ क्या होता है गुड्स का मतलब। गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ इमूवेबल, मूवेबल, इमूवेबल, मूवेबल क्या है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल, प्रॉपर्टी। तो सर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो जीएसटी में नहीं आती, क्योंकि गुड्स आते हैं जीएसटी में, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। डेफिनेशन तो यही कहती है मूवेबल, तो मूवेबल ही मान लेते हैं, आगे देखेंगे बाद में। और इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम, इसका मतलब ये भी गुड्स है। अब लिख दिया तो है ही है ना, वैसे तो नहीं होंगे, लेकिन अगर उन्होंने लिख दिया तो ये है ही है। फिर ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स attached to और फॉर्मिंग पार्ट है ना। सर किससे अटैच होगा, ऑफ लैंड से। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो फसल होती है, जो ज़मीन पर उगती है, जो ज़मीन से जुड़ी हुई है, वो भी इसके अंदर आ गई। हाँ आ गई, ये क्या बोलते हैं, क्रॉप बोला इन्होंने, घास बोली है, तो इन्होंने क्या बोल दिया है, जो ज़मीन से जुड़ी हुई है वो भी आ गई है। तो मेरे को एक बार क्लियर हुई कि गुड्स की डेफिनेशन कहती है जो भी मूवेबल है अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग ग्रास एंड क्या बोलते हैं, थिंग्स, ग्रास, क्रॉप, थिंग्स जो अटैच्ड है या फॉर्मिंग पार्ट अटैच है उसका लैंड से। ठीक है, अब आप कहेंगे सर्विसेज का मतलब बता दो, फिर तो मैंने बोला ठीक है, एक डेफिनेशन ये भी देख लो। एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी और सिक्योरिटी। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ सर, जो गुड्स है वो सर्विस कैसे हो सकता है। मैंने बोला मनी को वहाँ पर भी नहीं लिया, तुम यहाँ पर भी नहीं ले रहे हो, बोले मनी है ही नहीं गुड्स ना, कोई सिक्योरिटी गुड्स होती है, बट इंक्लूडिंग रिलेटिंग टू यूज़ ऑफ मनी। लेकिन अगर मनी का यूज़ करोगे तो आएगा, कन्वर्जन करोगे बाय कैश और बाय एनी अदर मोड आएगा, करेंसी और डिनोमिनेशंस और एनी अदर करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर द सेपरेट कंसिडरेशन, मतलब मनी का यूज़ करोगे तो उसे हम मान लेंगे कि वो सर्विस है। सही बोला इन्होंने तो,
क्या बढ़िया बात बोल दी कि बोले यूज़ ऑफ मनी आएगा, मनी नहीं आएगी बट यूज़ ऑफ मनी आएगा, समझे हम तो, ठीक है। और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड, या तो कन्वर्जन बाय कैश होगा या एनी अदर मोड होगा, ठीक है। कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड, ठीक है, ठीक सर। तो आपको ये सर्विसेज की डेफिनेशन भी समझ में आ गई। अब हम आते हैं वैल्यू वाले प्रोविजंस पर, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले सेक्शन 15 की। सबसे पहले सेक्शन 15 में हम बात करेंगे सर ट्रांजैक्शन वैल्यू। सर ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो क्या कहता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो कहता है मीन्स 3 चीज़ों के बाद, यानी कि यहाँ पर आप प्लस लगाओगे और फिर आप देखोगे इक्वल्स टू, क्या बोला, सप्लाई इज़ बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन, सप्लाई इज़ बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन। मैं फिर कह रही हूँ कि मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात कर रही हूँ। ट्रांजैक्शन वैल्यू कब देखी जाती है? रिलेटेड पर्सन के केस में नहीं देखी जाती, क्योंकि उसके लिए कंप्यूटेशन के रूल हमें अलग से दे रखे। तो जो हमारे रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड पर्सन और सोल कंसिडरेशन मिलकर हम ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, ठीक है सर। अब सुनो, रिलेटेड पर्सन का मतलब तो ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारी डेफिनेशन दे दी कि वो आपका रिलेटेड होता है, लेकिन हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे, ठीक है। इंक्लूजन इन वैल्यू, वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है और वैल्यू में क्या क्या एक्सक्लूड होगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड होगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड सर्टेन एलिमेंट्स, ठीक है, एन्यूमरेंट्स एंड डिस्कशन। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, हम किसे इंक्लूड करते हैं और किसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सुनो, जो भी टैक्सेस, ड्यूटीज़, फीस, बट अदर देन जीएसटी, जीएसटी माने वही CGST, SGST, UT, GST। पेमेंट टू थर्ड पार्टी, जहाँ सप्लायर लाइबल होता है पे करने के लिए, बट इनकर बाय द रिसिपिएंट या फिर थर्ड पार्टी, यानी कि पेमेंट बाय recipient but supplier liable। थर्ड आता है incidental expenses such as commission and packing charged by supplier to the recipient of supply, यानी कि incidental expenses, जिसको एग्जाम्पल से आप कह सकते हो, आपको एग्जाम में दे रखा होगा कि कमीशन है, पैकिंग चार्जेस है, फिर आता है एनी अमाउंट चार्ज्ड फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज एट द टाइम ऑफ और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स सर्विसेज, ठीक है। तो एनीथिंग चार्ज अगर कर रहे हैं बाय द सप्लायर एट द टाइम ऑफ और बिफोर, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट देखना इंटरेस्ट और
लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अब आप बोलोगे मैम ये इंटरेस्ट और लेट फी तो बाद में ऐड होगा, क्योंकि अगर पेमेंट हमने आज कर दिया और 3 महीने बाद इंटरेस्ट और लेट फी आया। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आता है ये इंक्लूडिंग जीएसटी होता है ना। सब्सिडरी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना अदर देन। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वो वाली जो है वो नहीं आती है, बाकी जो सब्सिडरी होती है ना वो सारी आती है। अगला करें, टैक्सेस अदर देन जीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस। ठीक है, तो टैक्सेस और ये तो बता ही दिया कि क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। अब इन्होंने इसी को इलाबोरेट कर रखा है। कमीशन पेकिंग तो मैंने आपको बता दिया, एक 3 नाम और बता दूँ है ना आपको, एग्जाम में यही नाम आते हैं इसलिए। इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस, एंड वेटमेंट चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, और ये तो जो आप इंस्पेक्शन करवाते हो और सर्टिफिकेशन करवाते हो उसके चार्जेस, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस और लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, है ना। ठीक है, देन अब नेक्स्ट सब्सिडरी बता ही दिया था, डिस्काउंट एक्सक्लूजन में आएगा, वैल्यू में से आप इसे एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, ठीक है। डिस्काउंट गिवन बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड शोन इन इनवॉइस, तो जो डिस्काउंट आपने कब दिया, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जी सर। नेक्स्ट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी आता है, लेकिन ध्यान रखना फिर आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, और डिस्काउंट का टर्म एग्रीमेंट में होना चाहिए, तो एट द टाइम लिख दिया, बिफोर लिख दिया, आफ्टर तो नहीं मिलता है। अगर एग्रीमेंट में है तो ठीक है, लिंक्ड होना चाहिए इनवॉइस से, प्रोपोर्शन आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्काउंट नॉट डिडक्टेड ऑन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। ठीक है, शोन इन इनवॉइस नहीं है, तो अगर इनवॉइस है तो डिडक्ट हो जाएगा, तो इनवॉइस में शोन होना चाहिए, इनवॉइस में शोन नहीं है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, आफ्टर द सप्लाई द टर्म ऑफ एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई, अगर वो एग्जिस्ट करता था, ठीक है, कैन बी लिंक्ड टू इनवॉइस, तो प्रोपोर्शनलिटी से रिवर्स करके आप ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना एग्रीमेंट के टाइम पे लिंक्ड होना चाहिए, बाद में कुछ नहीं हो सकता, है ना। अब आ जाइए, ये इंटरेस्ट मैंने आपको बता ही दिया था ना, तो इस तरीके से वैल्यू कंप्यूट होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू ही होता है। ठीक है, अब कुछ सर्टेन केसेस है, अपन उसमें डिस्कस कर लेते हैं, वैल्यूएशन के रूल है। सबसे पहला रूल नंबर 27 क्या बोलता है, रूल नंबर 27, ये सारे रूल्स रिलेटिव्स के मामले में ही है। क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होनली इन मनी, जहाँ कंसिडरेशन मनी में नहीं है,
जहाँ कंसिडरेशन मनी में नहीं है वहाँ क्या करेंगे। तो ये सारे रिलेटेड पार्टी होती है, जहाँ कंसिडरेशन मनी में नहीं है वहाँ क्या करेंगे। तो कंसिडरेशन मनी में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है वो ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे। अगर ओपन मार्केट वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, टोटल कंसिडरेशन इन मनी एंड सच फर्दर अमाउंट इन मनी एज इज इक्विवेलेंट टू द कंसिडरेशन नॉट इन मनी इफ सच मनी इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो अगर ओपन मार्केट वैल्यू या तो मनी में देखो बी या ओपन मार्केट वैल्यू, एक काम करो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। तो जो भी कंसिडरेशन इन मनी है और फर्दर अमाउंट इन मनी इज इक्विवेलेंट, तो सर जो भी कंसिडरेशन क्या है मनी में पे किया और जो इक्विवेलेंट है ना मनी प्लस जो भी उसका इक्विवेलेंट वैल्यू इन मनी है ना वो ले लो। थर्ड, इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमिनेबल, अगर वो डिटरमाइन नहीं हो पा रही है तो ऐसा आपके पास अगर लाइक काइंड एंड क्वालिटी ले लो। लाइक ठीक है, ठीक है सर। इफ द वैल्यू इज नॉट डिटरमिनेबल अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी और क्लॉज सी, बी द सम टोटल कंसिडरेशन इन मनी एंड सम फर्दर अमाउंट इन मनी दैट इज इक्वलेंट टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी एज डिटरमाइंड बाय द। तो इन्होंने बोला है कि वैल्यू नॉट इज डिटरमाइन एज पर द ए बी सी, अगर डिटरमाइन नहीं हो रही है तो आप 30 और 31 पर चले जाना, है ना। जाएंगे अपन भी, अगर अपन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, पर आपको ये 3 चीज़ें समझ में आ रही है, दिख रहा है ना। पहला ओपन मार्केट वैल्यू बोला मैंने, दूसरा मनी प्लस इक्विवेलेंट और थर्ड बोला लाइक काइंड, ठीक है। देन 28 पर आ जाओ। ये कहता है कि अगर हमारे ट्रांजेक्शन्स जो है बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन, ठीक है, तो डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन्स के बीच में ट्रांजेक्शन्स हुए, डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन्स के बीच में ट्रांजेक्शन्स हुए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा समझना, डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन्स के बीच में ट्रांजेक्शन्स हुए, या तो आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लो अगर है तो, या फिर लाइक काइंड एंड क्वालिटी ले लो। तो फिर आप 31 और 32 पर चले जाओ, ठीक सर। अब आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट। अगर ये एजेंट है तो फिर क्या करोगे, पहली वाली चीज़ थी डिस्टिंक्ट पर्सन, उससे पहले वाली चीज़ थी नॉट इन कैश, टोटल कैश में नहीं है कंसिडरेशन। फिर तीसरा वाला कहता है एजेंट, दूसरा डिस्टिंक्ट था, तीसरा एजेंट। अब एजेंट के साथ क्या कहता है, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन है, तो ये कहता है कि भाई ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, है ना। सब तीनों एक ही चीज़ बोलते हैं, पर पता है अलग क्या है, फिर डिफरेंस क्या है। तो आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया, इन्होंने वो वैल्यू नहीं दी ना कंसिडरेशन प्लस जो इक्विवेलेंट वैल्यू, पर वो हो भी नहीं सकती क्योंकि यह डिस्टिंक्ट रिलेटेड पर्सन्स में, क्योंकि हम तो ये कह ही नहीं रहे कि एडिकेट कंसिडरेशन है। थर्ड वाले में आप देखते हैं ओपन मार्केट तो उन्होंने बता दिया बस, और फिर सीधा उन्होंने 31 32, तो बस इतना ही फ़र्क है, तीनों में इतना ही फ़र्क है कि भाई धीरे धीरे जो पॉइंट्स है वो छोटे होते जा रहे हैं। पहले वाले में पॉइंट्स 3 थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दूसरे वाले में सिर्फ 2 पॉइंट्स थे, फर्स्ट और सेकंड, और तीसरे वाले में सिर्फ 1 पॉइंट रहा, कहाँ गया।
ये बस यही है। बाकी 30 और 31 तो हर एक में ही है। तो 30 और 31 क्या कहता है? 30 कहता है सर कॉस्ट बेस। क्या होता है ये कॉस्ट बेस, पता है आपको? ये कहता है कि आप कॉस्टिंग बेस पर ले लीजिए 110% ऑफ कॉस्ट। सर 110% ऑफ कॉस्ट। एक सौ 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक सर। नाउ 31 रूल क्या कहता है? 31 कहता है रेजिडुअल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो ये रेजिडुअल मेथड है। जब 27 से 30 के रूल नहीं लगेंगे तो ये लगाएंगे। रेजिडुअल मेथड। अभी रेजिडुअल मेथड कोई मेथड नहीं है, बस दे दिया है ना कि आप कुछ भी लगाओ, ऊपर लगा कर निकालो तो सही, जो सही हो वो करो ऐसा। नाउ रीजनेबल बेसिस, रीजनेबल मीन। आ जाओ अब नेक्स्ट। रूल 31A जो है वो क्या कहता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग, है ना? तो 31A कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग। तो सुनो, क्या बोलोगे आप लॉटरी के केस में? बहुत सिंपल सी बात है सर, लॉटरी का जो भी मामला होगा वो ऐसा होगा 100 डिवाइड बाय 128। डन जी, डन। और यहाँ पर जो भी उसकी फेस वैल्यू है, एक्शनेबल क्लेम, तो 100% ऑफ फेस वैल्यू। अब आता है 32, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाईज। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाईज। कुछ और सप्लाईज बता रखी है जहाँ वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, करेंसी और ये सब कुछ। यहाँ पर मैं आपको एक काम करवाती हूँ, प्योर एजेंट भी दे रखा है, रुको 35 तक दे रखा है, एनालिसिस कर रखा है इन्होंने। 27 का एनालिसिस इन्होंने बता रखा है। एग्जाम्पल्स ऑफ सप्लाई वैल्यू एज पर 27, बार्टर ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, परमानेंट ट्रांसफ़र एंड डिस्पोजल। तो इन्होंने थोड़ा पोस्टमार्टम कर रखा है पूरे का। फोर्थ वो 31 32 के अकॉर्डिंग रूल बता दिया इन्होंने ऊपर चल के। 28 बताने का कुछ एग्जांपल्स दिए। 90% वैल्यू मतलब 90% ऑफ, एक सेकेंड, अब 90% ऑफ प्राइस चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ, ये कहाँ का है? यस सर, ये है रूल 28। रूल 28 क्या कहता है? इसके अंदर ये बोला कि इफ़ द गुड्स आर इंटेंडेड टू बी सप्लाइड बाय द सच एज अ रिसिपिएंट, 90% ऑफ प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और लाइक काइंड ऑफ लाइक क्वालिटी बाय द रिसिपिएंट टू द अनरिलेटेड पर्सन। ये रूल नंबर 28 में है क्या? एक बार प्लीज़ 28 आ जाओ, शायद या तो मुझसे मिस हुआ है। 28 में ऐसा है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं बोला इन्होंने, ओपन मार्केट वैल्यू ही बोली सीधी। प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड और फर्दर सप्लाई एज सच बाय द रिसिपिएंट, ये लिखा हुआ है। ऑप्शन ऑफ द सप्लायर बी, अमाउंट इक्विवेलेंट टू 90%। अगर वो डिस्टिंक्ट पर्सन क्या कर रहा है, आगे सप्लाई कर रहा है, आगे किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, तो एक काम करो, वो जितना अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है ना, उसका 90%। तो ऐसा काम करो, ऐसे लिख दो
सिंपली लिखाऊँ तो 90% ऑफ द प्राइस चार्ज्ड फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो यहाँ लिखो 90% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक सर, आई थिंक अभी क्लियर है आपको, है ना? 90% उसका लेना। अब आ जाओ, एग्जाम्पल्स दे रखे कुछ। ये सब रूल सीरीज में चलते हैं। सीरीज मतलब जिसका जो रूल लगे वो। अब आ जाओ 31 है, ये अपन बात कर रहे थे, ये तो पता करवा दिया मैंने उधर ही तुमको। कस्टमर क्लेम फॉर्मिंग पार्ट। अब या देखो ये डिटरमाइन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाईज। ठीक है, इसमें आओ, यहाँ आपको देखना है कुछ और, ये सबके नाम दे रखे। इसमें सबसे पहले आपको देखना है करेंसी एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स वेयर वन ऑफ द करेंसीज एक्सचेंज इन इंडियन रुपी। तो यहाँ पर आपको जब करेंसी एक्सचेंज हो रहा है तो यहाँ क्या लेने का है? ट्रांजेक्शन्स वेयर वन ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इन इंडियन रुपी। अगर एक भी इंडियन रुपी का है ना तो 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपी। ठीक है, तो अगर एक भी इंडियन रुपी है तो जो इंडियन रुपी है उसका 1%। और अगर ट्रांजेक्शन्स जो है नाइदर इन द करेंसी चेंज इन इंडियन रुपी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1% करना पड़ेगा। किसका? 2 अमाउंट को आप कन्वर्ट करेंगे, पहले दोनों अमाउंट को आप कन्वर्ट करेंगे और जो भी लेसर है सबसे पहले उसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे और जो भी लेसर है उसका 1% जो है आप लगाएंगे। ठीक है, देन मेथड नंबर 2 क्या कहता है? ये कहता है भाई साहब अगर ट्रांजेक्शन अप टू 1 लाख रुपये का है तो जो 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी है, 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी या 250, जो भी हायर होगा वो लगेगा। जो भी हायर होगा वो लगेगा। आप बोलोगे मैं मेथड 2 और 1 में फ़र्क क्या है? बस इतना ही फ़र्क है कि यहाँ इन्होंने बोल रखा था अपने को 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपी, यहाँ ये बोलते 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, जो भी एक्सचेंज करी। अब यहाँ बोलता है कि अगर 1 लाख से 10 लाख रुपये तक का ट्रांजेक्शन है तो एक काम करो, कितनी ले लो? 1000 रुपये और 0.5%, है ना? और ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज माइनस 1 लाख, क्योंकि 1 लाख तक ऊपर वाला ट्रांजेक्शन बता दिया इन्होंने इसलिए। तो 1 लाख प्लस 0. मतलब ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी चेंज्ड, ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी चेंज्ड माइनस 1 लाख। अगर एग्जिट कर जाता है तो एग्जिट 1 लाख अप टू 10 लाख। जस्ट फॉर एग्जांपल ट्रांजेक्शन हुआ 2 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपये से एग्जिट कर गया। कितना एग्जिट कर गया? एग्जिट 1 लाख रुपये। तो जो ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज है 2, उसमें से 1 लाख माइनस करो तो 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा। ठीक है, उस पर 0.5% उसका लगाना। जो एक्सेस है उस पर 0.5% लगाना। समझ रहे हो? जो एक्सेस है उस पर 0.5% लगाने का है। उसी तरीके से जो एक्सेस है उस पर लगाने का है। जो कितने से एक्सेस से एग्जिट कर जाता है? 10 लाख रुपए से या फिर 60,000, जो भी लोअर हो। तो ये जो भी लोअर हो, ये जो भी हायर हो, और ये तो आपको बता ही दिया। ठीक है, हाँ जी सर। ये आप थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब फर्स्ट 1 लाख रुपये पर तो जो हमारा नॉर्मल कंसेप्ट ऊपर भी लगा रहे थे 1%, और यहाँ इन्होंने 250 बोल दिया कि भाई जो भी हायर हो वो ले लो। दूसरा कंसेप्ट फिर उन्होंने ये बोला कि 1 लाख रुपये है ना, तो अब 1000 रुपये दे दो और जितना भी आपका 1 लाख रुपये से एक्सेस जा रहा है उसका 0.5%, और जो 10 लाख रुपये से भी एग्जिट हो रहा है तो एक काम करो, जो 10 लाख रुपये तक है वो 5500 दे दो, और फिर 10 लाख से जितना भी एग्जिट कर रहा है उस पर 0.1% दे दो। ठीक है, और 60,000 जो भी कम हो। ठीक है, देन यहाँ आप आ जाओ टिकट्स के मामले में।
अगर डोमेस्टिक है तो बेसिक फेयर का 5% और इंटरनेशनल है तो 10% ऑफ बेसिक फेयर। सो बेसिक फेयर कैसे निकालते हैं, तो एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज़ नॉर्मली पेड, जहाँ कमीशन नॉर्मली पेड होता है वो एयर फेयर, ठीक है, टू द एयर ट्रेवल एजेंट बाय द एयरलाइंस, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो हम एयरलाइन एजेंट जो होता है वो एयर फेयर पे करते उसका बेसिक फेयर, ठीक है। देन आप आ जाइए यहाँ पर इंश्योरेंस के बारे में, कुछ और केसेस के बारे में बोल रखा है ना, सम अदर केसेस लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो पॉलिसी विथ ड्यूअल बेनिफिट ऑफ रिस्क कवरेज एंड इन्वेस्टमेंट, से रिस्क भी कवर हो जाएगा, आपका पैसा भी इन्वेस्ट हो जाएगा। एक तीर से दो निशान वाली बात हो गई है ना। तो जो ग्रोस प्रीमियम है ना, उस ग्रोस प्रीमियम में से लेस करोगे जितना अमाउंट आपने अलोकेटेड किया है फॉर इन्वेस्टमेंट, जितना आपने अलोकेटेड किया है फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो आप उसे लेस कर दोगे जितना अमाउंट। तो ग्रोस प्रीमियम जो भी है, जैसे 10 रुपया है, उसमें से जो आपने अलोकेट किया है फॉर इन्वेस्टमेंट सेविंग जैसे 2 रुपया, तो वो लेस कर दोगे। फिर आता है सिंगल प्रीमियम एन्यूटी पॉलिसी। तो सिंगल प्रीमियम एन्यूटी पॉलिसी क्या बोलता है, टैक्सेबल वैल्यू में क्या बोला, 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम, 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज फॉर द पॉलिसी होल्डर वेयर अलोकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट सेविंग इज नॉट इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर। तो टैक्सेबल में 10% ऑफ सिंगल, तो ध्यान रखना अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, अदर केसेस है तो 25% और फिर 12.5%, तो पहले साल 25% फिर 12.5%, और अदर ओनली रिस्क कवर है तो टैक्सेबल में क्या करेंगे, जो एंटायर प्रीमियम चार्ज द पॉलिसी होल्डर, सिर्फ रिस्क कवर करता है तो जितना भी प्रीमियम। कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है कि जितनी भी रिस्क के लिए तुमने प्रीमियम पे किया है ना, वो प्रीमियम ही हम वैल्यू ले लेंगे। लेकिन अगर उसमें इन्वेस्टमेंट का पार्ट भी तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट निकाल दो, यहाँ नहीं है वहाँ ये, अगर सिंगल पॉलिसी अदर केसेस है तो ठीक है ना। देन अभी आपको और क्या बताना है मुझे, ये वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। तो अगर कोई सेकंड हैंड गुड्स में डील करता है तो क्या वैल्यू लेगा, अगर आईटीसी इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है, मरीन स्कीम, व्हेन आईटीसी इज़ अवेलेबल, तो नॉर्मल वैल्यूएशन जो होता है ना एज पर द प्रोविजंस वो ले लेंगे। लेकिन जहाँ आईटीसी इज़ नॉट अवेलेबल तो वहाँ पर सेलिंग प्राइस, मान लो आपने 100 में बेचा और आपने 80 में परचेज़ किया, तो जो 20 रुपये हैं, तो सेलिंग प्राइस मोर देन परचेज प्राइस, इग्नोर नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू में हम कुछ नहीं करेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वहाँ पर सेकेंड हैंड में आपको चार्ज करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है ना, आपको उसमें जीएसटी पे करना है, जब आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो जब आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। देन अनडिफॉल्टिंग बोरोवर इन अनरजिस्टर्ड और डिफॉल्टिंग बोरोवर्स, अगर डिफॉल्टिंग बोरोवर इज अनरजिस्टर्ड या डिफॉल्टिंग बोरोवर इज रजिस्टर्ड। मान लीजिए परचेज वैल्यू क्या दे रखी है, परचेज प्राइस इन द हैंड ऑफ द बोरोवर रिड्यूस बाय 5% फॉर द पर क्वार्टर, तो परचेज प्राइस में से 5% लेस करेंगे। इधर क्या बोला है कि रीप्रोसेसिंग लेंडर एजेंट विल डिस्चार्ज द जीएसटी, ठीक है। 33 रूल किस बात का है, प्योर एजेंट। और 30 करेंसी इंडियन, ये कुछ नहीं है, सीबीआईसी का रेट लेते आपको पता ही है। और ये इंटरेस्ट में मैंने आपको पहले ही बता दिया था 118 है ना, अगर 18% की रेट है तो जो रेट है जैसे उसके पूरी। एक सेकेंड, क्वेश्चन आंसर से पहले मुझे आपको यहाँ कुछ बताना है। यस सर, चलिए 33 बता दिया। इंक्लूसिव टैक्सेशन होता है इंटरेस्ट, डिटरमाइन सीबीआईसी की रेट। प्योर एजेंट में क्या होता है ना, देखो प्योर एजेंट बोलता है कॉस्ट इंकर बाय द सप्लायर एज अ प्योर एजेंट ऑफ रिसिप्ट शेल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू, जितना मिला उसमें से रिसिप्ट एक्सक्लूड करेंगे वो। यहाँ आपको ये नील होता है अगर उन्हें आईटीसी अवेल होता है तो, ठीक है, डिस्टिंग पर्सन के लिए। अगर आईटीसी अवेल होता है तो वैल्यू विदाउट कंसिडरेशन नीली मान लो। कूपन वाउचर में क्या बोलते हैं, मनी वैल्यू जितना रिडीम होगा अगेंस्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड, डिफरेंस बता दिया। लाइफ इंश्योरेंस बताई दिया, एएल टेबल बताई दिया, ये वाला दोनों ऑप्शन थे वो बता दिए। बस ये वैल्यूएशन रूल, बाकी ये तो मैंने बता दिए थे, वॉज ईजी। देन ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन डन।